देख लेना। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि। किसी क्षेत्र विशेष में फसलों को काटना और उगाना की जो क्रिया है वो कृषि कहलाती है। कृषि पर मानव जीवन निर्भर है। किसी देश की अर्थव्यवस्था भी निर्भर हो सकती है, वहाँ का विकास निर्भर हो सकता है। कृषि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में अलग अलग कृषि देखने को मिलती है। इस भिन्नता का प्रमुख कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति है। मुख्य रूप से तो देखा जाए भौगोलिक स्थिति किसी कृषि को या किसी फसल को ज़्यादा प्रभावित करती है कि उस क्षेत्र में कैसी भौगोलिक दशाएं हैं, किस फसल के लिए वो अनुकूल हैं, उसी प्रकार की कृषि की जाए। जैसे चावल के लिए अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है, पानी की आवश्यकता हो, तो वो अधिकतर क्षेत्रों में जहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी के मध्य हो और सिंचाई के पर्याप्त साधन, अधिकांशतः नहरी क्षेत्र हों, उन क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। चावल और गन्ना। गेहूं की कृषि इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी लगभग 75 से 150 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि आसानी से हो जाती है। गेहूं में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, परंतु गेहूं के लिए गर्मी और वर्षा दोनों का होना आवश्यक है। गर्मी, वर्षा, इसके अलावा ठंडा मौसम। गेहूं को पकने के लिए शीत ऋतु की आवश्यकता होती है। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ अलग अलग फसलें भी देखने को मिलती हैं। सस्य बोलते हैं जिसको, सस्य यानी फसल, सस्यावर्तन, फसलों को बदल बदल कर बोना। तो ऋतुएं होती हैं, जो 3 ऋतुएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो इन 3 ऋतुओं में अधिकांश नीचे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है, वहाँ 3 फसलें ले सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो इन तीनों फसलों को वहाँ की जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति प्रभावित करती है, क्योंकि हर जगह 3 फसलें पैदा नहीं हो सकती। जहाँ शुष्क जलवायु है, सिंचाई के साधन नहीं है, वहाँ केवल एक ही फसल हो पाती है। जैसे हम राजस्थान का एग्जाम्पल लें, पश्चिमी राजस्थान में केवल वर्षा ऋतु में ज्वार बाजरा मुख्य रूप से प्रधान फसल है, खरीफ की फसल पैदा होती है। रबी और जायद की फसलें नगण्य हैं, यानी नहीं होती। देखें हम कृषि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में देखें तो जलवायु, कौन सा प्रदेश देश के अक्षांशों में है, वह उस प्रदेश की जलवायु उस स्थिति पर निर्भर करती है, और वहाँ उसी हिसाब से, उसी जलवायु के हिसाब से फसलें होंगी। शीत प्रदेश हैं तो वहाँ की फसलें अलग होंगी, उष्ण प्रदेश हैं तो वहाँ की फसलें अलग होंगी। क्योंकि हम विपरीत परिस्थितियों में अगर फसलें पैदा करते हैं तो उसका उत्पादन हमें नहीं मिल पाता, उत्पादन नगण्य होता है। और जलवायु के अनुकूल फसलें पैदा की जाती हैं तो उत्पादन अच्छा होता है। जैसे हम अगर चावल की फसल को मरुस्थल में पैदा करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उपजाऊ मृदा नहीं है, जल की थोड़ी कमी है। अगर हम जल की भी उपलब्धता करा दें, फिर भी वहाँ भौगोलिक दशाएँ, वहाँ तापमान और ठंडा मौसम, ये स्थितियाँ नहीं मिली तो वहाँ उत्पादन नहीं होगा। तो जलवायु मुख्य रूप से कृषि को प्रभावित करती है। शीत प्रदेश हैं, शीतोष्ण हैं, उष्णकटिबंध क्षेत्र हैं, इनमें अलग अलग फसलें पैदा की जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग फसलें देखने को मिलेंगी। दूसरा देखें जल। जल भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के जीवन असंभव है। मानव हो या मानवीय क्रियाएं हों या उद्योग हो या फिर कृषि हो,
उसके लिए जल का होना अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के रूप में हो सकता है, नहरों के रूप में हो सकता है, या फिर तालाब, झील आदि या नलकूपों के द्वारा जल का उपयोग करके हम कृषि उत्पादन कर सकते हैं, फसलें पैदा कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इन क्षेत्रों में अधिक नहरें और नदियां हैं। तो इन प्रदेशों में अधिकांशतः चावल की पैदा होती है, चावल और गन्ने की। जबकि जिन क्षेत्रों में नहरें नहीं हैं, वहाँ वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में दलहन है, ज्वार बाजरा है, सरसों है, गेहूँ हैं, ऐसी फसलें की जाती हैं। जैसे पूर्वी राजस्थान है, इसमें सरसों, गेहूँ, ज्वार बाजरा, दलहन आदि फसलें की जाती हैं। यानी शस्य प्रारूप अधिक विविध है, उसमें विविधताएं देखने को मिल जाती हैं। जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इन क्षेत्रों में एक विशेषीकरण है, वहाँ फसल विविधता नहीं है, फसलों में विविधता नहीं मिलेगी। मुख्य रूप से एक या दो फसलें ही अधिकांशतः उगाई जाती हैं। तो वहाँ रैंक है जो उच्च कोटि की है, अधिक रैंक है, फसल विविधता कम नहीं है, विशेषीकरण पाया जाता है। तो इसका कारण क्या है? जल, यानी सिंचाई के साधन और वर्षा। तीसरा है मृदा। मृदा, जल, जलवायु, इन तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर फसल अलग अलग मृदा क्षेत्रों में उत्पन्न की जाती है। जहाँ उपजाऊ मृदा है, जैसे जलोढ़ मृदा है, उस जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन किया जाता है। अन्य दलहन फसलें भी उत्पादित की जाती हैं, परंतु जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान जलोढ़ मृदा के प्रदेश हैं, जहाँ तो उन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। महाराष्ट्र क्षेत्र में देखें तो काली मृदा है। तो काली मृदा विशेष रूप से कपास के लिए अधिक उपयोगी है। लैटेराइट मृदा केरल क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिणी भारत में पाई जाती है, तो काजू की फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। रेतीली मृदा, मरुस्थली मृदा वो ज़्यादातर कटीली झाड़ियों के लिए उपयुक्त है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ मुख्य रूप से बाजरे पैदा, ज्वार बाजरे की फसलें पैदा की जाती हैं। तो फसलों की विविधता में मृदा की भी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। उच्चावच भी कृषि को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, असम की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो ये ऊंचे नीचे भाग हैं, पहाड़ियों पर ढलान है, वहाँ सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। घाटियों में अलग कृषि होगी और पहाड़ियों पर अलग कृषि होगी। यानी चाय का जो उत्पादन किया जाता है अधिकांशतः सीढ़ीनुमा क्षेत्रों पर किया जाता है, जहाँ पहाड़ियाँ हैं। उनसे जिससे जो वर्षा होती है, वो वर्षा का जल चाय की जो है तना है, पेड़ है, उसकी जड़ों में ना रुके और वो नीचे ढलकता हुआ आ जाए। तो उच्चावच यानी ऊंचे ऊंचे मैदानी भाग। उत्पादन देखा जाए तो मुख्य रूप से मैदानी भागों में, समतल मैदानी भाग हैं भारत के, वहाँ कृषि का उत्पादन ज़्यादा होता है। पूरा मध्य भारत है, पूर्वी तटीय प्रदेश हैं, पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं, जलोढ़ मृदा के समतल मैदानी भाग हैं। उत्तर भारत में देखें तो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये समतल मैदानी प्रदेश हैं। यहाँ हरित क्रांति का भी विकास हुआ। इस हरित क्रांति के प्रभाव से और उत्पादन बढ़ा। इस तरह मैदानी भागों में अधिक पैदा होती है, उत्पादन अधिक होता है। जो ऊंची पहाड़ी क्षेत्र हैं या घाटियाँ हैं, उनमें अधिकांशतः उत्पादन कम होता है और वहाँ सुविधाएं भी कम हैं, सिंचाई की सुविधा, नहरों की सुविधा। इस तरह वहाँ कुछ विशेष फसलें ही पैदा की जा सकती हैं। आर्थिक कारक, कृषि करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, तो इसीलिए लागत लगाने के लिए एक अच्छी पूंजी की आवश्यकता होती है। मशीनरी खरीदने के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या जो भी मशीन है, उसके लिए एक पूंजी की आवश्यकता भी होती है। नवीन तकनीक के कारण नए नए खादों और दवाइयों का उपयोग होने लगा है, जिससे उत्पादन में तो वृद्धि हुई है, परंतु कृषि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है
उसका पतन हुआ है। भविष्य में ऐसे हम कृषि रसायनों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो मृदा धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है। इस तरह कृषि का उत्पादन करने के लिए एक वर्ष भर उसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जब जाकर हमें एक बड़ी पूंजी मिल पाती है। तो इस तरह राजनीतिक कारक मुख्य रूप से कम प्रभावित करते हैं। पहले ज़्यादा करते थे राजनीतिक कारक, जब औपनिवेश काल था, जब अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते थे तो वहाँ नील की खेती होती थी, कहीं कपास कराते थे जबरदस्ती, अपने उत्पादन के लिए वो फसलें कराते थे, अपने फायदे के लिए। परंतु स्वतंत्रता के बाद तो भारत में भी अलग अलग प्रदेश जहाँ जैसी विशेषताएं हैं वहाँ उसी प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। तो मुख्य रूप से भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं और कुछ मात्रा में आर्थिक कारक भी प्रभावित करते हैं। आपके पास कितने संसाधन हैं और कैसे आपके पास बुद्धि है, कैसी तकनीक है, उसका उपयोग करके आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं और कृषि क्षेत्र को, अनुपजाऊ क्षेत्र को भी उपजाऊ क्षेत्र बना सकते हैं नई तकनीकी से। इस तरह कृषि को ये फैक्टर प्रभावित करते हैं।